हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा था। फिर मतलब कि डेड सेल लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ये सब प्रोटोप्लाज्म मीन्स क्या होता है उसकी डिस्कवरी। फिर क्या पढ़ा था, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था बेसिक फंक्शन ऑफ सेल। सेल का बेसिक फंक्शन क्या क्या है, मतलब वो कैसे परफॉर्म करता है, शॉर्ट में ही बताया था। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में किस पे छोड़ा था मैंने, लास्ट में इस पे छोड़ा था कि हाँ ये जो सेल है उसके अंदर के ऑर्गेनेलीज जो हैं उसके बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ना है। तो वही ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग अब वन बाय वन एक एक इसमें वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर कि हाँ पढ़ना क्या है। सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, सेल के अंदर या फिर सेल किससे मिलके बना है ये हम लोग को पढ़ना है। व्हाट इज मेड अप ऑफ सेल। तो सेल ये चीज़ क्या है इसको पढ़ना है। उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस हैं, राइबोसोम, ये सब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कि किसे क्या बोलते हैं, उसका फंक्शन क्या है, सेल में क्या क्या पाया जाता है। ओके ठीक है, शुरू करें। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मैं पहले पैराग्राफ रीड करती हूँ फिर बता रही हूँ। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। ये जो बाहर की चीज़ हम लोग को दिख रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल बोलते हैं। और जो आउटर कवरिंग है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है that separate the content of cell from its external environment. Content of cell from its external environment means what, कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसको सेपरेट करता है कंटेंट ऑफ सेल। कौन सेपरेट करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करता है इन दोनों चीज़ को, आउटर एनवायरनमेंट को इनर कंटेंट से सेपरेट करता है। ओके, क्या सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। ठीक आया समझ। देखिए फिर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permit the entry and exist of some material in and out of the cell। इसका मतलब क्या है, इसका फंक्शन इसमें डिस्कस किया गया है कि हाँ फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि हाँ ये अलाउ करता है, सेल जो है वो अलाउ करता है। एक मिनट देखिए, अब यहाँ पे ये सेल हुआ। तो इसका फंक्शन ये है कि ये किस चीज़ को अंदर आने देना है, कौन से मटेरियल को बाहर जाने देना है, इस पे ये कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है कि हाँ कौन से सब्सटेंस अंदर आने चाहिए, कौन से सब्सटेंस बाहर जाने चाहिए। ये इसका फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि हाँ कौन से चीज़ों को अंदर आना है, कौन से चीज़ों को बाहर जाने देना है। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देख इसी को क्या, इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसे क्यों बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ देखते हैं। अभी कुछ पर्टिकुलर चीज़ कोई अंदर आने देगा, कुछ पर्टिकुलर चीज़ कोई बाहर जाने देगा, सारी चीज़ों को अंदर बाहर नहीं करता है, सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इज दिस क्लियर। ओके, आगे नेक्स्ट, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू सेल। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि हाँ ये जो मूवमेंट कर रहा है
हाँ, कुछ चीज़ों को अंदर आने दे रहा है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने दे रहा है, कुछ चीज़ों को अंदर, कुछ चीज़ों को बाहर। तो ये कैसे होगा, किस प्रोसीजर से होगा, ये अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है कि कैसे होगा। Some substances like carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. ये एक अच्छा टर्म है डिफ्यूजन, ये हम लोग को पढ़ना है डिटेल में कि हाँ डिफ्यूजन प्रोसीजर कैसे होता है और क्या होता है। The process of diffusion in earlier chapter we saw that there is a spontaneous movement of substance from region of high concentration to region of low concentration. अब ये क्या है, डिफ्यूजन टर्म को मैं अच्छे से समझा देना और अच्छे से ध्यान देना। ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये सेल का आउटर कवरिंग हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब मैं बता रही हूँ, मान लीजिए CO2 का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा, CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, ओके। और CO2 का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सेल एनवायरनमेंट में कम है। तो अब इसको मूवमेंट कैसे होगा, तो डिफ्यूजन क्या बता रहा है, डिफ्यूजन का डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर कम है, तो मूवमेंट कैसे होगी, हायर टू लोअर। यही क्या है, डिफ्यूजन ऑफ CO2, डिफ्यूजन ऑफ CO2, ओके। अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देखते हैं, ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। दिस इज अ सेल, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेल, ओके। सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा, तो मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ O2, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। आया समझ में, ये डिफ्यूजन किसके लिए लागू होता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डिफ्यूजन वर्ड, डिफ्यूजन टर्म इज दिस एप्लीकेबल फॉर ऑक्सीजन एंड CO2, ओके। आया समझ में इतना, ठीक है, ये डिफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ओके। कितना डिस्कस किए, ओके। something similar to this happens in cell. For example, some substance like CO2, अभी मैंने बताया था, like CO2 which is cellular waste. CO2 क्या होता है, सेल्यूलर वेस्ट होता है, CO2 की ज़रूरत नहीं होती है सेल्स में, तो वो निकालना पड़ता है, सेल के बाहर एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। तो क्या होगा, वो किस तरह होगा, मैंने अभी डिस्कस किया है, मैं पढ़ दे रही हूँ, ठीक। For example, some substance like CO2 which is cellular waste and required to be excreted out by the cell accumulate in high concentration inside the cell. CO2 का concentration कहाँ ज़्यादा होगा, CO2 का concentration सेल के अंदर ज़्यादा था in compared to external environment. The concentration of CO2 is low compared to inside the cell. As soon as there is a different concentration of CO2 inside and outside cell, तो CO2 moves out of the cell. CO2 कैसे मूव किया, सेल से बाहर किया था, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक, ये मैं बता चुकी हूँ। सिमिलर यही प्रोसीजर होता है, मतलब O2 के लिए भी, लेकिन O2 का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा, O2 का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। तो CO2 का मूवमेंट कैसे, O2 का मूवमेंट कैसे हुआ था, आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल, ओके। यही था डिफ्यूजन। वाटर इज ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वाटर भी जो है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबी करता है।
The movement of water molecule through such a selectively permeable membrane is called osmosis. CO2 और O2 के लिए टर्म था डिफ्यूजन, लेकिन अगर वही चीज़ ऑक्सीजन वाटर करे तो उसके लिए टर्म है ऑस्मोसिस. ओके. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही मूवमेंट होनी चाहिए. is also affected by the amount of substance dissolved in water. is क्या था, सॉरी मैं ध्यान कहीं और चला गया, sorry. The movement of water across the plasma membrane is also affected by amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the passage of water from the region of higher water concentration through the selectively permeable membrane to the region of low water concentration till equilibrium is reached. ये कहना क्या चाह रहा है? ये सेल है, ओके. अब ये उस पैराग्राफ का ये मतलब था, मान लीजिए वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है. वाटर का कंसंट्रेशन अगर बाहर ज़्यादा है तो वो मूवमेंट कहाँ करेगा, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा. ये एक केस पॉसिबल हो सकता है, केस नंबर 1. ये केस पॉसिबल हो सकता है अगर, फिर मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर मैं बता रही हूँ. केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 इज कि ये सेल है. केस नंबर क्या हो सकता है? 1, H2O का कंसंट्रेशन या तो एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो सकता है. तो मूवमेंट कैसे करेगा? अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो मूवमेंट आउटसाइड टू इनर साइड करेगा. व्हाट हैपन इन केस नंबर 2? केस नंबर 2 में क्या हो सकता है? क्या पता अब वाटर का कंसंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा हो, सेल के अंदर ज़्यादा हो, तो अब क्या करेगा? अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो ये बाहर जाएगा. ये केस नंबर 2 हो सकता है. क्या एक और केस बन सकता है? हाँ, एक और केस बन सकता है. कौन सा केस है? एक और केस बन सकता है, H2O इज इक्वल टू बोथ साइड, आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड ऑफ द सेल, दोनों ही इक्वल होंगे. तो क्या होगा? ये केस नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक, क्या चेंजेस होंगे सेल्स में, ये हम लोग को पढ़ना है केस वाइज. अभी मैं आपको पैराग्राफ वाइज पढ़ा दे रही हूँ. सॉरी, कहाँ गया? केस पढ़ी. ओके. What will happen if put an animal cell or a plant cell? What will happen in animal cell and plant cell? Solution of sugar or salt in water. अब जो मैंने बताया ना केस नंबर 1, 2, 3, उसी के बारे में इसमें हिंट दिया है कि अगर हम लोग साल्ट वाटर में या फिर शुगर वाटर में अगर सेल को डालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं. तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या हो सकता है.